गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसके बाद टीपीडी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों टर्म को समझेंगे और उसके बाद चलेंगे हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा नहीं जाता, ऐड नहीं किया जाता, उस वक्त बैटरी के टर्मिनल पर जो भी पोटेंशियल रहता है वो मैक्सिमम होता है। और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। क्लियर है? ओके। अब आगे चलते हैं। टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया जाता है। अब बैटरी का जो ईएमएफ है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो बैटरी के इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल जो तुम्हारे रेजिस्टेंस होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? ठीक। तो ईएमएफ यानी कि कैपिटल ई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा V, और कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा, यहाँ पर V1 ले लेते हैं, यहाँ पर V2। ठीक। तो दो पार्ट में पोटेंशियल क्या हुआ, यहाँ का जो ईएमएफ था बैटरी का वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक। और दो पार्ट में डिवाइड होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ये तुम कह सकते हो ना कि जो ईएमएफ है वो कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो, कुछ यहाँ पर ड्रॉप। ठीक है। अब जो ईएमएफ है वो V1 और प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा I और R के, क्योंकि V1 किस, यहाँ पर करंट कितना चल रहा है, I। तो V1 बराबर हो जाएगा I R, और यहाँ पर V2 किसके बराबर हो जाएगा, I स्मॉल r। ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, वी प्लस आई आर। ठीक है। तो ईएमएफ का ये फार्मूला बन जाता है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक। आगे चलते हैं। कनेक्शन ऑफ सेल। देखो, सेल को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, एक तो सीरीज में, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज में कब होता है? देखो, जब दो सेल यहाँ पर बने हुए हैं सर्किट में, देखना E1 और E2 दो सेल है, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है पहले वाले सेल का, और एक निगेटिव टर्मिनल है, और फिर दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव। तो पहले का जो निगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव के साथ जब कनेक्ट होता है, ठीक, तो सेल का ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ई नेट हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा, वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। दूसरे सर्किट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। जब पहली बैटरी का निगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट हो, ठीक है, कनेक्ट हो, या पहली बैटरी का, यहाँ पर E1 लिखेंगे, पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो यहाँ पर जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। और इस कंडीशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, मतलब घट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये कब होगा, जब E1 ग्रेटर होगा E2 से। ठीक है। क्लियर है? ओके। और ये चार्जिंग की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अब एक चीज को समझो, जब कोई सर्किट बनाया जाता है, जैसे ये सर्किट है, ठीक, और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, ये वी हो गया। तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करती है, और करंट एक लूप में फ्लो करती है इस तरीके से। ठीक है। लूप में चलती है। अब बैटरी के केस में आ जाते हैं, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है। अब होता क्या है, इसमें करंट जब फ्लो करता है, देखो डायरेक्शन मैंने दिखाया, ये करंट जब फ्लो करता है आई, तो यहाँ पर भी एक लूप बनता है, और एक करंट होता है बाहर रेजिस्टेंस
में जो फ्लो करता है, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, एक इंटरनल पार्ट हो गया। इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ठीक। तो इसमें करंट जो फ्लो करता है, अब ये करंट एक लूप में फ्लो करेगा आई, ठीक है। तो जब ये करंट लूप उसमें चलता है, इलेक्ट्रोलाइट में पहुंचता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इस करंट को अपोज करने लगता है, और इस अपोजिशन को ही बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विद इन द बैटरी बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो भी रेजिस्टेंस आता है करंट के ऊपर, ठीक, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ ई, कैपिटल ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये तुमको बताना भी। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं, स्मॉल आर, ठीक। देखो यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, और ये है हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ से आई चली। तो आई जब यहाँ पर आर में पहुंचेगी, तो ये पोटेंशियल को ड्रॉप करेगी, वी बराबर आई कैपिटल आई, और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल, आई इंटू आर। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, अगर नॉर्मली देखते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई आर। क्लियर है भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल वी बराबर आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। अब वी है क्या, वी है ईएमएफ, ठीक है। अब सर्किट में जाएंगे, फ्रॉम सर्किट यहाँ लिख लेना, फ्रॉम गिवन सर्किट, एस के टी। देखो सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में एस के टी लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई। अब ई ब्रेक किया किसमें, किसमें ब्रेक करेगा भाई, यहाँ पर देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख लो, वी डैश आर डैश, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हो जाएगा आई इज इक्वल टू कैपिटल ई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई प्लस सॉरी आर प्लस स्मॉल आर, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो आई आर किसके बराबर भी बताया हमने, ये पोटेंशियल, और आई, ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हो गई प्रूफिंग हमारी, क्लियर है, छोटा सा प्रूफ। अब देखो यहाँ पर ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। और जब चार्जिंग पर लगाएंगे इसको, तो ई यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर वी माइनस आई आर लिखोगे, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा, जब वो चार्ज नहीं कर रहा होगा, तो ई बराबर हो जाएगा वी प्लस आई आर, ठीक। तो ये है तुम्हारा टीपीडी, ये है तुम्हारा ईएमएफ, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0 है, तो इस कंडीशन में ई बराबर होगा वी के, क्लियर। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल ई एंड वी। अब ये जो कंडीशन है, यहाँ पर हम जो इक्वेशन प्रूफ किए थे, वो क्या थी तुम्हारे पास, ई बराबर वी प्लस आई आर। अब यहाँ पर रिलेशन इसका बनाते हैं, कैपिटल आर कहाँ से आएगा, देखो ई माइनस वी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम ले लेंगे आई को इसके नीचे ले जाएंगे, अपॉन आई बराबर स्मॉल आर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक करेंगे इसको, आई ई अपॉन आई माइनस बी अपॉन आई बराबर स्मॉल आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई माइनस आर इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक। स्मॉल आर इक्वल टू, यहाँ से कैपिटल आर जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल ई अपॉन आई कैपिटल आर माइनस स्मॉल, सॉरी यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ना, कॉमन ले लिया तुमने। तो यहाँ पर देखो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ई अपॉन वी माइनस, ये रिलेशन आएगा तुम्हारा, ठीक। अब देखो इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज है, स्मॉल आर है, कैपिटल ई है और कैपिटल बी, ठीक। ये रिलेशन है तुम्हारा,
ठीक। तो कैपिटल आर, ई और वी, इनके टर्म में स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। ठीक है। और अगर मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, ठीक, कंजम्पशन ज़्यादा होता है पावर का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन जो दी है ऊपर वो है तुम्हारे पास ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में कैपिटल ई अपॉन वी माइनस वन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कर दोगे कैपिटल आर के, तो ये हो जाएगा ए अपॉन वी माइनस वन, कैपिटल से कैपिटल आर कैंसिल आउट, वन बराबर हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन को इधर ले जाओ, ये टू हो जाएगा, और वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बाई टू। ठीक, तो ये याद रखना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जस्ट बराबर होगा तो वहां पर ईएमएफ, ठीक है, वहां पर टीपीडी, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा ई बाई टू। ठीक, क्लियर है। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल की। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या है, अभी तुमको बताया था कि सेल को हम दो तरीके से ऐड करते हैं। एक होता है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक और टाइप होता है जब दोनों मतलब सेलों को, वहाँ पर सेल को इन दोनों सीरीज सॉरी कॉम्बिनेशन को ऐड अप कर देते हैं, वहाँ पर सीरीज और पहले दोनों आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सर सॉरी सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पर सर्किट में क्या है, यहाँ पर कई सारे सेल हैं, वो देखो यहाँ पर सीरीज में है E1 E2 E3, और कहाँ तक गए हैं ये, डेट 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 En तक गए हैं। ठीक है, तो कई सारे सेल हैं एन टर्म तक, और ये सब सीरीज में ऐड है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ये भी कहाँ तक है, Rn तक। ठीक, तो इनको किस तरीके से लिखना है, इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, चलो वहां पर देखते हैं। ठीक, तो नेट करंट ओम्स लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई, ये हमको पता है। ठीक, तो अगर करंट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अब चूंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है, या ईएमएफ बोल सकते हो, वो जो है तुम्हारा कौन से कॉम्बिनेशन में, सब सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सेल का कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं सीरीज में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर यहाँ पर V की जगह क्या आ जाएगा, E। ठीक है, या ई नेट बोल सकते हो, तो ई नेट को हम ई डैश की फॉर्म में लिख लेते हैं, ई डैश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन बैटरी का रेजिस्टेंस भी तो है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर सेल जो है तुम्हारे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करो, तो ई डैश बराबर क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ई एन तक। ठीक, क्लियर है। और अगर कंसीडर कर लेते हैं कि E1 बराबर है E2 बराबर है E3 के, ठीक, और बराबर है En इक्वल टू कैपिटल, यहाँ पर मान लिया गया कि सारे सेल जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और उनकी वैल्यू है E। क्लियर है, तो ई डैश क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा E प्लस ई एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, एन ई तक, और यहाँ पर ई कॉमन ले लोगे तो ई डैश इक्वल टू आ जाएगा ई प्लस वन, और ये एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और इस सीरीज को जब ऐड करोगे ये बन जाएगा एन ई। ठीक, तो ई डैश किसके बराबर आ गया, एन ई के बराबर। इसी तरीके से आर डैश भी है, मतलब आर डैश भी, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में है, उनको भी क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2, और कहाँ तक जाएगा, ये Rn तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेंगे, R2
बराबर आर एन बराबर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो आर डैश आएगा वो हो जाएगा आर प्लस आर एन आर के बराबर। और यहाँ से फिर वही कंडीशन, आर को हम कॉमन ले लेंगे तो ये जो तुम्हारी अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी ये 1 से लेकर एन तक जाएगी, और इसको जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एन आर। ठीक है, अब ई डैश और आर डैश की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ रही है तुमको? ये ध्यान रखना, इसका टर्म हम तुमको बता चुके हैं पीछे। ठीक, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रखो आई बराबर ई डैश क्या है, ई डैश की वैल्यू है एन ई अपॉन कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आर डैश की एन आर। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आएगी लास्ट इक्वेशन। अब इसके स्पेशल केस देख लो, केस नंबर 1। फर्स्ट केस में क्या बोलता है कि स्मॉल आर वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर। इस कंडीशन में स्मॉल आर को जीरो मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर इतना ज्यादा छोटा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंसिडर कर लेते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई अपॉन कैपिटल आर और एन आर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो आई मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है, आई मैक्स क्या हो जाएगा एन ई अपॉन कैपिटल आर। ये कंडीशन आएगी आई मैक्स की। इसके अपोजिट केस देख लेते हैं, केस नंबर सेकंड। इस कंडीशन में क्या होता है आर ग्रेटर हो जाता है कैपिटल आर से। तो इस कंडीशन में कैपिटल आर जीरो है, और जब कैपिटल आर को जीरो करोगे तो आई आ जाएगा तुम्हारा एन ई अपॉन कैपिटल आर, और ये कंडीशन होगी आई मिनिमम की। ठीक, और ये कब होगा जब सारे सेल कैसे लगे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इस साइड में आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पर E1 E2 E3 E4 E5 और ये कहाँ तक गए EM तक गए। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं EM। वहां पर n कंसीडर कर लिया था तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये EN तक जाते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर सारे सेल कैसे लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, और तुमको पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सारे यहाँ पर सारे सेल का जो EMF है वो एक जैसा है, ठीक, तो यहाँ पर जो तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है या तुम्हारा बोल सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो EMF आने वाला है वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे। ठीक, क्लियर है, करंट आई है यहाँ पर चल रहा, यहाँ पर भी आई था। ठीक है, अब देखो इसमें हम ओम्स लॉ लगाएंगे और किस तरीके से इसको इक्वेशन बनाते हैं करंट की, चलो देखते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है भाई, पी बराबर क्या हो जाएगा आई आर। तो आई बराबर क्या आने वाला है वी अपॉन आर। ठीक है, अब वी क्या है वी EMF ई डैश के बराबर होगा और आर प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आर डैश। ठीक है, अब देखो जो पोटेंशियल है ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब जो भी EMF ऐड होते हैं वो इस तरीके से ऐड होते हैं, 1 अपॉन ई डैश बराबर होता है 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा EN तक। ठीक, ये कहाँ M तक गया है, यहाँ पर N नहीं है, ये M कर देना भाई, क्योंकि N हमने कंसीडर किया था सीरीज में, तो M कंसीडर करेंगे हम पैरेलल में, तो M अपॉन EM। लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें कि E1 बराबर है E2 के बराबर है E3 के, और ये सब कहाँ तक EN तक बराबर है इक्वल है, वो है E, तो E डैश जो होगा लास्ट में वो कैपिटल E के बराबर होगा। और हमने तुमको बताया भी है कि जब भी
पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल लगे हों तो वहां पर ईएमएफ होता है इक्वल। ठीक है, अगर वो बराबर है तो, मतलब ईएमएफ अगर बराबर है, देखो यहाँ पर ये है E1, ये E2, तो E1 E2 अगर बराबर है, ठीक, तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल जाएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ई डैश किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। अब रेजिस्टेंस की बारी आती है, तो रेजिस्टेंस को इक्वल करेंगे, सॉरी इक्वलेंट निकालेंगे, 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2, ये कहाँ तक जाएगा, 1/Rn तक, सॉरी M/Rn तक जाएगा, Rm तक जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पर R1 इक्वल टू क्या कर देंगे, R2 इक्वल टू R3, सेम बैटरी लगी, ये कहता कहाँ तक जाएगा, Rm बराबर स्मॉल r। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R 1+1+1, ये जाएगा m तक। ठीक है, तो R आने वाला है R/m के। ठीक, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई तुमको। ठीक है, अब R और E की वैल्यू हम इक्वेशन, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो I की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल E अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल R प्लस R/m। सिंप्लीफाई करोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा ME अपॉन MR स्मॉल r। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। अब केसेस पे चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखो, अगर R बहुत ज़्यादा छोटा है कैपिटल R से, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो छोटा है, जो स्मॉल है, ठीक है, उसको तुम जीरो कंसीडर कर लोगे सीधे, तो वो हो जाएगा ME अपॉन MR, दोनों कैंसिल आउट, तो I की वैल्यू क्या हो गई, I की मिनिमम वैल्यू है, कौन से, I की ये मिनिमम वैल्यू है E अपॉन, ठीक, मैक्सिमम कैसे आएगी ये भी समझ लो, जब R ग्रेटर होगा कैपिटल R से, तो कैपिटल R को जीरो करो, तो I बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यार तुम इसको I मैक्स ही लिख लो, I मैक्स बराबर हो जाएगा ME अपॉन, देखो कैपिटल R जीरो हो जाएगा, ठीक, कैपिटल R जीरो हो जाएगा अपॉन स्मॉल r। ठीक, तो ये हो जाएगी I मैक्स। क्लियर है, हाँ अब देखो, ये है तुम्हारा मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल। अब यहाँ पर ये जो सर्किट बना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हारी। देखो फर्स्ट रो को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो फर्स्ट रो तुमको दिख रही होगी कि यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर जो तुम्हारा ई है, सारी जगह पर सेल की वैल्यू सेम है, ई है, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेल जो है सीरीज में लगे हुए हैं, और फिर यही सारे सेल हर एक रो में लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ आने वाला है, तो सबसे पहले इन सारे सेलों को क्या करेंगे, हम सीरीज में ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि सीरीज में जब ऐड करोगे, क्योंकि ये मतलब सॉरी, ये जो तुम्हारी ईएमएफ है वो कहाँ तक गए हैं, सीरीज में एन टर्म तक गए हैं, और एन टर्म तक इनके रेजिस्टेंस भी हैं। ठीक है, तो जो सीरीज में ऐड होते हैं जब सेल, तो वो अलजेब्रिक सम हो जाता है उनका, तो वो क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, कहाँ तक जाएगा, EN तक। ठीक, तो E1 E2 सब क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा टोटल सेल का, वो आ जाएगा NE। ठीक है, और इसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस NR आ जाएगा। ठीक, और ये सारे रेजिस्टेंस गए कहाँ तक हैं, तुम्हारे M रो तक। ठीक, ये जो गए हैं ये सब गए हैं M तक। ठीक,
और यहाँ तक जो कॉम्बिनेशन है इनका वो n तक है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? ठीक, अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बी अपॉन आर। ये है तुम्हारे पास ई डैश, और वो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर प्लस स्मॉल आर डैश। अभी तक पढ़ता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ई डैश क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर जो ई डैश है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबका ईएमएफ तो बराबर ही होगा। ठीक, यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो बराबर ही तो आएगा, इक्वल आएगा हर एक रो में। हर एक रो में ईएमएफ कितना है तुम्हारा, एन ई। ठीक है, और ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर ई डैश किसके बराबर हो जाएगा, एन और कैपिटल ई के बराबर। ठीक है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल ई, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को देखोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश बराबर, क्या लिखोगे तुम, 1 अपॉन एन आर। ठीक, फिर क्या लिखोगे, 1 अपॉन एन आर। देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस, पहले सीरीज में जुड़े फिर पैरेलल में जुड़े। ठीक है, तो ये कहाँ तक गए हैं, एम टाइम्स तक या एम टर्म तक गए। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे इसको एम अपॉन एन आर। क्लियर? तो यहाँ से क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, क्या, 1 अपॉन एन आर को, और ये वैल्यू गई है कहाँ तक, 1 प्लस 1 प्लस ये एम तक। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर डैश बराबर m अपॉन एन आर। क्लियर? अब m अपॉन एन आर जो है तुम्हारा, ये जो है ऐड होगा। देखो आर डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन आर अपॉन। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी इसकी आर डैश की। तो आर डैश की वैल्यू और ई डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बराबर ई डैश अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर डैश। तो आई बराबर होने वाला है यहाँ पर, ई डैश की वैल्यू कितनी है भाई, एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम। सिंप्लीफाई करो तो ये जगह एम एन ई अपॉन एम कैपिटल आर एन आर। ठीक, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम एन ई अपॉन एम आर प्लस। और अगर हमको मैक्सिमम करंट पाना है, ध्यान रखो, फॉर मैक्सिमम करंट तो एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होनी चाहिए। फॉर आई मैक्स हो जाएगा एम आर इजक्वल टू एन आर। ठीक, और इस कंडीशन में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन एम एन ई अपॉन 2m कैपिटल आर। एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचे, एन ई अपॉन 2r। ठीक है, अब देखो सेल जो है वो n टाइम ऐड हो रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस 2 ही टाइम ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो I की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे, एक था करंट के लिए, दूसरा था वोल्टेज के लिए। ठीक, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ कहलाता है वो कहलाता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब इसमें होता क्या है, पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ऑल करंट इंटरनिंग आर लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें इस स्टेटमेंट में जंक्शन को समझते हैं। जंक्शन क्या है, यहाँ पर मान लो ये ओ जंक्शन। ठीक है, जहां पर सारी करंट आके मीट करती हैं।
मिल जाती है यहाँ पर आके करंट। तो अगर करंट जंक्शन के पास आ रही है, वो सारे करंट तुम्हारे जो है पॉजिटिव होंगे, और अगर वो जंक्शन से दूर जा रही है, वो सारी जो है करंट निगेटिव होंगी। तो ऐसे समझ सकते हो, जंक्शन के पास आने वाली करंट का सम, ठीक है, जैसे I1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, I1 I5 I4 ये जंक्शन की तरफ आ रही है, I1 I5 और I4। तो इनको एक तरफ लिख लिया मैंने, I1 प्लस I5 I4 इक्वल टू क्या कर दिया, I1 I2 प्लस I3। तो ऐसे बोल सकते हो, इनपुट करंट बराबर आउटपुट करंट, ये इक्वल ही होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। सी क्या लिख रहा हूं मैं, करंट। ठीक, तो यहाँ पर जब इनको एक साइड में लाओगे तो इन सबका अलजेब्रिक सम क्या कहलाएगा, वो सब अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। तो जंक्शन में टोटल जो करंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये था किरचॉफ करंट लॉ। आगे चलते हैं, ये तुम्हारा सेकंड लॉ है, जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पर कोई सर्किट दे रखा है, यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ये सर्किट है, और इसमें ये बैटरी लगी होती है 20 वोल्ट की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अभी तुमको बताया था कि जो वोल्टेज होता है, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बैटरी का वोल्टेज किसके बराबर होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर, यानी कि V1 और V2 के बराबर। अब किरचॉफ ने कहा कि ये टोटल जो वोल्टेज होगा सर्किट का वो जीरो होगा। तो अगर टोटल वोल्टेज की बात करते हैं द सर्किट, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। ठीक, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किसी भी तरीके से चला दो, और यहाँ पर क्या होता है, इस लूप में जितने भी वोल्टेज पड़ते हैं उनका हम सम कर देते हैं, और वो सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, ये किरचॉफ ने बताया था। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, R1 से। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से देखो, बैटरी से वोल्टेज जो चल रहा है वो I चल रहा है। तो I पहले रेजिस्टेंस में जब इंटर करेगा, तो वहां की वैल्यू को हम प्लस कंसीडर कर देंगे, और निकलने वाली वैल्यू यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर माइनस कंसीडर करेंगे कि ये हमारा प्लस टर्मिनल है और ये हमारा माइनस टर्मिनल है। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस I करंट है, और R1 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये मिलके बनाएगा वोल्टेज V1। ठीक, फिर और माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर आगे क्या करोगे, यहाँ पर लिखेंगे I और R2, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। फिर लास्ट में जब यहाँ पर करंट आएगा, तो फिर यहाँ पर लिखोगे प्लस V, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बराबर क्या लिखोगे, जीरो। ठीक, तो V माइनस क्या हो जाएगा, V1 प्लस, सॉरी, माइनस V2 बराबर क्या लिखोगे, जीरो। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो सिग्मा V बराबर जीरो। तो सर्किट का टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब स्टेटमेंट पढ़ भी लो। इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज एंड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। अब क्लोज लूप क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, केवीएल यहाँ पर लिखा है मैंने, ए बी सी डी ए, ये पूरा एक लूप जो कहलाता है, ये क्लोज लूप कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ। अब यहाँ देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखा है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ ब्रिज सर्किट। ठीक, इसमें एक ब्रिज बनाया जाता है, और इस ब्रिज में तुम देख रहे होगे ऊपर की ब्रांच ए बी सी, देखो इस सर्किट में देखो यहाँ पर, तो ए बी सी में दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर ले लिया हमने पी, एक रेजिस्टेंस ले लिया पी, इसे कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया क्यू। ठीक, और नीचे ले देखो एक आर है और एक एस है। ठीक, इस तरीके से है। तो यहाँ से जो बैटरी है, यहाँ से वोल्टेज की वजह से करंट चला आई, और आई ब्रेक करेगा यहाँ पर I1 और I2, ध्यान देना भाई। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखो ये तुम कि यहाँ पर देखो एक ब्रांच और है,
थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। एंड हाँ, बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्रांच में एक मेजरिंग करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, करंट के सेंसिटिविटी को मेजर करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब यहाँ पर VB और VD इन दो इंड पॉइंट पर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो होता है, तो आई यानी IG जो है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता है, वो जीरो होता है। तो इस ब्रांच की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और ये तब होता है जब P और Q इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R और S इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इस कंडीशन में VB और VD का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है। ठीक, और बराबर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है इस ब्रांच में। क्लियर है? ओके, और इसका यूज करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में। जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब देखना इसका। ठीक है, तो मीटर ब्रिज से हम अननोन रजिस्टर्स का वायर का रेजिस्टेंस यूज करें। जो वायर होता है उसमें उसका अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, वहां पर इसका यूज होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये देखो प्रिंसिपल भी वही चीज जो भी बताया मैंने। इट स्टेट दैट इफ P upon Q R upon S then no current flow through galvanometer, that is IG is equal to जीरो। यहाँ पर IG क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब ये रेशियो बराबर हो गया। अब इसकी प्रूफिंग करते हैं। ठीक, और प्रूफिंग में देखो पहले लिखा है व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज जब बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, VB और VD, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल वो दोनों बराबर होंगे और IG में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है उसको मेजर करते हैं। अब देखो होगा क्या, लिखा हुआ है पोटेंशियल बिटवीन AB एंड AD ब्रांच। AB ये है, ये तुम्हारी ब्रांच AB है, और ये तुम्हारी ब्रांच AD। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो VA माइनस क्या हो जाएगा, VB, और ये पोटेंशियल होगा क्या, PI1 के बराबर। समझ रहे? क्लियर है? अब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पर इस जंक्शन पर यानी कि B जंक्शन में कोई करंट डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर भी I1 है और यहाँ पर भी I1 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई करंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर भी I2 रहेगा और यहाँ पर भी करंट I2 रहेगा। ये जंक्शन का कोई काम नहीं। ठीक, तो VA माइनस क्या हो गया, VB बराबर PI। क्लियर है इतना? ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर। ठीक है, अब A और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पर होगा VA माइनस VD बराबर क्या लिखोगे, RI2। क्लियर है? अब देखो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो माइनस लगाओगे, यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ पर माइनस लगाओगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा भाई, VA से VA कैंसिल आउट, बचा गया हमारे पास माइनस VB प्लस VD बराबर PI1 माइनस RI2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि VB किसके बराबर है, VD के बराबर। बैलेंस कंडीशन है तुम्हारी, तो VB माइनस क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, VB भाई VD VB के बराबर है, तो PI1 माइनस RI2 ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, PI1 RI2 बराबर जीरो। तो PI1 बराबर क्या आ जाएगा, RI2। ठीक, इक्वेशन। अब सेम प्रोसेस पूरा VB और VC के बीच में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC एंड DC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है, Q, यहाँ पर आ जाएगा QI1। इसी तरीके से VD माइनस VC बराबर
SI2। ठीक, फिर VB और VD बराबर कर देंगे हम, तो माइनस प्लस और फिर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, तो VB माइनस VD बराबर QI1 माइनस SI2। ठीक, यहाँ पर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, यहाँ पर लिख लेना VB बराबर VD। ठीक, तो QI1 माइनस SI2। ठीक, तो इक्वेशन बन जाएगी QI1 इक्वल टू SI2। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई PI1 QI1 और इधर क्या है RI2 SI2। ठीक है, तो ये आ जाएगा P/Q R/, मेरा पेन खराब हो चुका है, मेरा खर्चा बढ़ गया, प्रूफ। ओके, थैंक यू।